नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को जो है प्रॉपर तरीके से आप लोग कंटिन्यू करते होंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बायोलॉजी में हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे थे और कोशिका जो है एक तरह से बायोलॉजी का जब हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं या जीव जंतु के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवों का शरीर जो है कोशिका से ही मिलकर बना होता है। यानी जीवों का जो क्रियात्मक इकाई होता है वो कोशिका होता है। जब तक कोशिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जीव के और भी बहुत सारे अंग होता है, जैसे हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे अंग के बारे में जब हम पढ़ेंगे उससे पहले कोशिका को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जब आप किसी भी बिल्डिंग यानी घर को बनाते हैं, उस घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है। ऐसा आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि विदाउट ईंट, ईंट के बिना जो है पक्की मकान जो है निर्माण कर लिया गया, ऐसा कभी नहीं होता है। इसी प्रकार से हम लोग जो है, इसलिए हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं ताकि हमको आगे जितने भी बायोलॉजी का चैप्टर होता है उसको पढ़ने में जो है आसानी हो सके। ठीक है, तो आप लोग अगर पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे और वहां से आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक आपको आगे जो है समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए उसको देखिए फिर इसको देखिए। ठीक है, तब आपको जल्दी से समझ में आएगा। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोशिका का विभाजन यानी किस प्रकार से कोशिका का विभाजन जो है मनुष्य के विभिन्न कोशिकाओं में होता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और साथ साथ हम पौधा में देखेंगे कि किस प्रकार से सेल डिवीजन उसमें पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे और पीछे कोशिका के बारे में और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोशिका का सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी कोशिकांग की हम लोग चर्चा किए हैं उसमें से बहुत सारे कोशिकांग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक आध दो कोशिकांग जो बचा हुआ है उसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग जो है सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो जहां तक हमको याद आ रहा है, हम जो है एक कोशिकांग की चर्चा नहीं कर पाए थे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता था, इसलिए हम लोग जो है छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग जो है आसानी से उसको देख पाए। ठीक है, तो एक कोशिकांग था जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, या इसको हिंदी में जब हम लिखते हैं तो इसको गोल्जी काय बोलते हैं। गोल्जी काय, गोल्जी काय बोलिए या गोल्जी बॉडी बोलिए ना। जिस प्रकार से हम विभिन्न कोशिकांग की चर्चा किए थे, राइबोसोम के बारे में पढ़े थे हम लोग, लाइसोसोम ना, तो उसी प्रकार से एक कोशिकांग है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक जो व्यक्ति था उसके द्वारा किया गया था। कभी कभी इसका खोज पूछ लेता है किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है गोल्जी रखा गया। ठीक है, गोल्जी बॉडी रखा गया। बात ये बनती है, और आपसे फंक्शन देखिए, मेन चीज क्या है कि जितने भी कोशिकांग हम लोग पढ़े हैं, जितने भी कोशिका का पार्ट्स हम लोग देखे हैं, उसमें सभी का मेन जो वर्क होता है, जो उसका फंक्शन होता है, वो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप ज्यादा ये कोशिश करिए कि जितने भी कोशिकांग आपको पढ़ाया गया है उसका आप क्या करिए, फंक्शन याद रखिए, उसका क्या कार्य है, उसकी खोज किसने किया था ना। तो ये चीज आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसका खोज किसने किया, तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया गया। और इसका फंक्शन यानी कार्य क्या है, तो कार्य है परिवहन करना, पादप के अंदर परिवहन का काम करना, परिवहन का यानी ट्रांसपोर्ट जो है कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोशिका के विभिन्न भागों में, कोशिका के विभिन्न भागों में जो भी पोषक पदार्थ होता है, और जो भी आपको थोड़ा सा जल हो गया, खनिज लवण हो गया, और भी जो भी कोशिका के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है, या तो आपको कह सकते हैं कि जो उसमें से कचरा निकलता है, यानी जो कोशिका के अंदर से कचरा निकलता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा, और जो पोषक पदार्थ होगा उसको भी ट्रांसपोर्ट करेगा। यानी दोनों काम करता है, ले जाने का भी और ले आने का भी काम करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन तंत्र, यानी परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो इसी गोल्जी काय के द्वारा किया जाता है या गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कोशिका के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित करके रखने का कार्य किस कोशिकांग के द्वारा किया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख के आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो आप ईयरफोन लगा के अगर देख रहे हैं तो मन में ही बोल सकते हैं, मन से ही बोलिए कि कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जो जल को अवशोषित यानी स्टोर करके रखने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताइए, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? अगर आपको याद है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज, आप आंसर कर सकते हैं इसे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ये भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आप लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग विशेष रूप से हम फोकस करेंगे किस पर? तो कोशिका का विभाजन यानी सेल डिवीजन पर फोकस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग जितना भी आपको पढ़ाए हुए हैं, सभी का आप रिवीजन करिए, क्योंकि बार बार जब रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको याद रहने वाला नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, और जितना हो सके प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी से, उसका आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो गलत है, क्योंकि सॉल्व होना चाहिए। जब आप जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए। चलिए, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सेल डिवीजन के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में अगर कट का निशान हो जाता है, यानी कट जाता है या डैमेज हो जाता है, जैसे आप देखते होंगे कि एक्सीडेंट होने के पश्चात जो है बहुत सारा अंग जो है फ्रैक्चर हो जाता है मनुष्य का। तो धीरे धीरे करके 1 मंथ 2 मंथ लगता है, और धीरे करके जो है वहां पर जितना भी घाव होता है वो धीरे धीरे भर जाता है। तो आप लोग के दिमाग में ये आता होगा, आखिर घाव जो होता है वो भर कैसे जाता है, यानी ठीक कैसे हो जाता है? तो उसका मेन रीजन है कोशिका का विभाजन होना। यानी एक कोशिका से 2, फिर 4, ऐसे करके जो है कोशिका का विभाजन होते रहता है, और नया नया कोशिका बनते रहता है। और जहां पर आपको फ्रैक्चर हो गया, घाव हो गया, उस जगह पर जो है नया कोशिका बन जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि जहां पर फ्रैक्चर हुआ, घाव हुआ था, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग हेडिंग दे दीजिए कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ठीक है। तो देखिए, जीवों में कोशिका का जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया के द्वारा होता है। और पौधा में कोशिका का विभाजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। देखिए, एक बार कोशिका बन गया पौधा में, तो फिर से जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और बहुत कम मात्रा में जो है कोशिका का विभाजन पादप में देखने को मिलता है। अब आपको आंसर करना है कि जंतु में कोशिका का विभाजन करने के लिए कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। हम आपको बता चुके हैं, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना, नया नया कोशिका बनाना, ठीक है। और पादप में जब पूछेगा आपसे कि पादप में कोशिका का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप आंसर करिएगा सेल प्लेट के द्वारा। उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, केवल जंतु में सेंट्रोसोम आपको देखने को मिलता है। तो पादप में कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो वहां पर सेल प्लेट पाया जाता है। उसी सेल प्लेट के द्वारा जो है कोशिका का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन होता कितने प्रकार का। तो कोशिका विभाजन जो है जीवों में 3 प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जीव होता है, जीव वो 2 प्रकार का होता है। अब जीव में हम क्या बात करते हैं, कोशिका, यानी कोशिका जो होता है वो 2 प्रकार का आप लोग देखे होंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है हम लोग जो है कोशिका की संख्या के आधार पर बांटे थे। एक कोशिकीय जीव को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोल रहे थे, और एक से अधिक कोशिका जिसमें पाया जाता है, जिस जीव में पाया जाता है, उस जीव को हम लोग क्या बोलते थे, यूकैरियोटिक बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो 3 कौन कौन हो गया, तो तीनों का आप लोग पहले नाम लिखिए। नंबर 1, सबसे पहले बोलते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। असूत्री विभाजन, अमीटोसिस इसको बोलते हैं, अमीटोसिस, ठीक है। नंबर सेकंड आप लोग नोट करिएगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। इसको बोलते हैं मीटोसिस, मीटोसिस बोलते हैं। और थर्ड नंबर जो आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको हम लोग जो है मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का आप लोग सेल डिवीजन देख लिए, कौन कौन सा होता है,
असूत्री विभाजन, देखिए इंग्लिश नाम भी याद रखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको भी याद रखिए। असूत्री विभाजन, ठीक है, उसके बाद इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, और दूसरा देख लिए, तीसरा देखिए अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 प्रकार का सेल डिवीजन जो है वो जीवों में देखने को मिलता है, ठीक है, और तीनों का इंग्लिश याद रखिएगा। असूत्री विभाजन को बोलते हैं अमीटोसिस, समसूत्री विभाजन को बोलते हैं मीटोसिस। देखिए अ इसमें लगा है, अ क्या है, अ जो होता है एक निगेटिव वर्ड है, किसी वर्ड के पहले अगर अ आ गया, ठीक है, इसका मतलब उस वर्ड का मीनिंग जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है। तो असूत्री, अ लग गया तो असूत्री, तो अमीटोसिस, समसूत्री मीटोसिस, अर्धसूत्री मियोसिस, ठीक है। ये 3 प्रकार के सेल डिवीजन जो है अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कोशिका में सेल डिवीजन जो हुआ, कोशिका विभाजन जो हुआ, उस विभाजन को पहली बार किसने देखा था, यानी किसने जो है खोज निकाला कि कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो उस व्यक्ति का नाम था, उस व्यक्ति का नाम था जिन्होंने जो है कोशिका विभाजन को देखा था। तो सबसे पहले देखा था वीरचाओ नामक व्यक्ति ने, ठीक है, तो याद रखिएगा वीरचाओ, वीरचाओ, इसने देखा था पहली बार, क्या देखा था, तो सेल डिवीजन को देखा था। इन्होंने सेल डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन को पहली बार किसके द्वारा देखा गया था, तो वीरचाओ नामक व्यक्ति के द्वारा देखा गया था। लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाया और लोगों को नहीं बताया पाए। इसके बाद जब कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा, क्योंकि देखिए जब कोई वैज्ञानिक कोई चीज खोजता है, किसी चीज के बारे में बताता है, तो उस पर रिसर्च किया जाता है कि आखिर ये व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जब पहली बार बोला कि कोशिका में क्या होता है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया होता है, कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलता है, यानी एक कोशिका जो है एक से अधिक कोशिका में टूटता है और बनता है और धीरे धीरे करके जो है जीवों का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसी के पश्चात जो है एक और व्यक्ति आया कुछ दिनों के पश्चात और पूरी तरीके से जो है इस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को समझाया, ठीक है। इसलिए हम लोग फादर ऑफ सेल डिवीजन जो है आर्थर स्मिथ नामक व्यक्ति था, आर्थर आर्थर स्मिथ, स्मिथ सॉरी फ्लेमिंग, आर्थर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग, आर्थर फ्लेमिंग, आर्थर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं, फादर ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कोशिका विभाजन के पिता किसे कहा जाता है, या कोशिका विभाजन का पिता किसे कहा जाता है, तो आर्थर फ्लेमिंग को कहा जाता है, क्योंकि आर्थर फ्लेमिंग ने पूरी तरीके से जो जानकारी होती है कोशिका विभाजन के संबंध में, उन्होंने एकदम सही सही और विस्तृत रूप से जानकारी दिया, और इनका जो कहने का जो तरीका था वो बिल्कुल जो है साबित यानी प्रूफ करके जो है इन्होंने बताया था। इसलिए इनको जो है कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन का जो विज्ञान होता है उसका पिता इनको कहा जाता है, कोशिका विभाजन का पिता। तो आपको एक आंसर करना है, बताइए कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो अपने मन से भी बोल सकते हैं, जब आप वीडियो देखते हैं तो अपने मन से भी बोलिए कोशिका विभाजन का पिता किसको कहा गया। आपको बताना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, यानी कोशिका जो सेल थ्योरी होता है वो किसके द्वारा दिया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं तो अपने मन में बोलिए। तो 2 चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में किसने जानकारी दी, तो वीरचाओ, याद रखिएगा वीरचाओ नामक व्यक्ति ने पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में बताया। लेकिन कोशिका विभाजन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी किसके द्वारा दिया गया, तो आर्थर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ने से पहले देखते हैं कि असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं और आप क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको बाद में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है तो क्या करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारा वीडियो पहुंच सके और उनको भी फायदा हो सके। जितना फायदा आपको पहुंच रहा है उतना फायदा जो है अपने आसपास के लोगों को भी दीजिए और जितने भी लोगों को आप जानते हैं उसको आप शेयर करिए। और साथ साथ शेयर करने के पश्चात ये भी बोलिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए होता क्या, सब्सक्राइब जब करते हैं तो वहां पर एक जो है बेल आइकन दिख रहा है, तो उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अगर प्रेस नहीं करिएगा तो नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि क्या होगा, जो अभी जीएस क्लासेस का जो परिवार है वो बड़ा परिवार बन सके और वहां से क्या होगा, हमको मोटिवेशन प्राप्त होगा ताकि हम और भी मेहनत करके जो है आपको बहुत सारे जो है जितने भी सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस में आता है उस सभी को हम लोग पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए असूत्री विभाजन, क्योंकि असूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और ये किस जीवों में देखने को मिलता है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए असूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटोसिस। अमीटोसिस, ठीक है, अमीटोसिस असूत्री विभाजन। देखिए असूत्री विभाजन जो होता है वो जो है अधिकांशतः देखा जाता है कि एक कोशिकीय जीव में होता है या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लिख लीजिएगा यह किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या इसी को बोलते हैं एक कोशिकीय। बोलिए एक कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक जीव या एक कोशिकीय जीवों में आपको जो है असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो पहली बात आपको ये याद रखना है कि यह किस कोशिका में देखने को मिलता है, तो प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीवों में। अधिकांश तो देखा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जीव में ही जो है असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक या एक कोशिकीय जीव ऐसा कौन कौन सा है जिनमें इस प्रकार के जो है कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जीवाणु, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु हो गया, उसके बाद आपको कवक हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। तो ये सब जो जीव है एक कोशिकीय जीव है, जीवाणु, कवक, अमीबा, ये सब क्या है एक कोशिकीय जीव है। और इन सभी जीवों में जो है आपको क्या देखने को मिलता है, तो आप लोग को जो है इस प्रकार से कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, असूत्री विभाजन या अमीटोसिस। अभी हम प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि किन किन जीवों में कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, असूत्री विभाजन के द्वारा। तो ये जीव जो है आपको याद रखनी पड़ेगी जीवाणु में, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु में किस प्रकार के कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में तीनों दिया रहेगा और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग को आंसर करना होगा कि असूत्री विभाजन या इसको अमीटोसिस कहते हैं। तो जीवाणु, कवक, ठीक है, उसके बाद एक दो और लिख लेते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल, कुछ शैवाल में भी होता है, ठीक है, और एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम, इत्यादि ईटीसी। ठीक है, इन सभी जीवों में जो है आपको किस प्रकार से कोशिका विभाजन देखने को मिलता है, तो असूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बताइए जो विषाणु होता है वायरस, उसमें किस प्रकार की कोशिका विभाजन होगा। वायरस, विषाणु, आप लोग विषाणु के बारे में बताइए, विषाणु, विषाणु में किस प्रकार से कोशिका विभाजन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विषाणु में किस प्रकार से कोशिका विभाजन देखने को मिलेगा, क्या इसमें असूत्री विभाजन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं यस तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि विषाणु जो है कोशिका से बना ही नहीं है। आपको हम जब पढ़ा रहे थे शुरू में ही तो हम बताए थे, तो उसमें बताए थे कि कोशिका का जो है सिद्धांत जो होता है उस सिद्धांत का पालन वायरस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये कोशिका से बना ही नहीं है। यानी जो व्यक्ति जो है इसके अंदर आता ही नहीं है, कोशिका से वो बना ही नहीं है, उसका उसका जो विभाजन कैसे हो सकता है। ठीक है, यानी जिसमें कोशिका है ही नहीं उसका विभाजन कैसे होगा बताइए।
तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे वायरस किससे बना होता है, तो प्रोटीन से, आरएनए से, डीएनए से, ठीक है। प्रोटीन, आरएनए, डीएनए, इन सभी से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो विषाणु यानी वायरस का निर्माण होता है। इसमें कोशिका है ही नहीं, कोशिका है ही नहीं, तो बताइए जब कोशिका है ही नहीं तो किसके लिए, यानी किसके लिए जो है इसका विभाजन होगा, कोशिका का ही तो विभाजन होता है। अब प्रोटीन से ही बना है, डीएनए आरएनए से बना है, तो इसका विभाजन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग क्या करिए, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, अब हम लोग जो है कोशिका विभाजन का दूसरा तरीका हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पहला तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें आप लोग जो बताया गया है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग जो है कोशिका विभाजन का जो दूसरा तरीका है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम जो आप लोग देखे हैं असूत्री विभाजन, जिसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से असूत्री विभाजन का प्रोसेस हम लोगों ने देखा। और उसमें देखा जाए कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें विभाजन की प्रक्रिया कुछ अलग होती है। जैसे आप लोग देखिएगा हाइड्रा में ना, हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग विधि के दौरान, यानी हाइड्रा जो होता है मुकुलन विधि जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर है, मार्कर से क्या होता है, टहनी निकल जाता है, शाखा निकल जाता है, और शाखा निकलने के पश्चात वो शाखा टूट जाता है और एक नया हाइड्रा जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है हाइड्रा में कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, तो याद रखिएगा मुकुलन विधि से जो है हाइड्रा में जो है ये प्रक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का हम लोग दूसरा तरीका की चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग जो है समसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, आप लोग हेडिंग दे दीजिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को जो हम लोग बोलते हैं मीटोसिस बोलते हैं, मीटोसिस, मीटोसिस। देखिए इंग्लिश नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको समसूत्री विभाजन नहीं देकर मीटोसिस दे देता है, तो वहां पर आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सिर्फ वर्ड मीनिंग आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग, इसका मीनिंग याद रखना है, ठीक है। चलिए, समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में देखने को मिलता है, तो ये जो होता है कायिक कोशिका, जिसको हम लोग सोमेटिक सेल कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, ये कायिक कोशिका में होता है, कायिक कोशिका, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं, सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल अब होता क्या है, ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन गूंजने लगा होगा, आखिर सोमेटिक सेल किसको कहा जाता है, कायिक कोशिका हम लोग किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी जीव के शरीर में बहुत सारी कोशिका होती है, बहुत प्रकार की कोशिका होती है, और शरीर के विभिन्न अंगों में कोशिका पाया जाता है, ठीक है। उसमें से कुछ कोशिकाएं जो होती है वो जनन कोशिका होती है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पुरुष में, अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, तो पुरुष में जो होता है जनन कोशिका में स्पर्म आ जाता है, और महिला में अंडाणु यानी ओवम आ जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो है जनन कोशिका की बात किए, तो कायिक कोशिका जो होता है, जनन कोशिकाओं को छोड़कर, जनन कोशिकाओं को छोड़कर जितनी भी कोशिका बच जाती है, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखिएगा, कायिक कोशिका का मतलब हो गया जनन कोशिकाओं को छोड़कर, जनन कोशिकाओं को, कोशिकाओं को छोड़कर, कोशिकाओं को छोड़कर, जनन कोशिकाओं को छोड़कर जितनी भी कोशिका बच गई, ठीक है, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल बोलेंगे, यानी कायिक कोशिका कहेंगे। तो जो समसूत्री विभाजन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, समसूत्री विभाजन जो है केवल किसमें होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सोमेटिक सेल में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है समसूत्री विभाजन जो है ओनली केवल किसमें होता है, तो समसूत्री विभाजन जो होता है केवल जो है वो सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है, यानी कायिक कोशिका में देखने को मिलता है, जिसमें जनन कोशिका को शामिल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये 5 चरण में संपन्न होता है। अब पांचों चरण का नाम याद करना अपने आप में एक चैलेंज है, और इसको किस प्रकार से आप लोग याद करिएगा, तो इसको याद करने के लिए जो है ना हम एक बेहतरीन ट्रिक बनाए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको जो है एक क्लिक में एक बार आप देखिएगा, और वो ट्रिक के माध्यम से पांचों स्टेप आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वो ट्रिक क्या है इसके बारे में जानते हैं।
तो ये ट्रिक है आईपी। आईपी में, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना में आना। आना को आप जैसे व्हाट्सएप चैटिंग करते होंगे अपने अपने बगलुलिया साथ, आईपी में आना, आना, आईपी में आना, टी पिलाएंगे। टी मतलब चाय, पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। ठीक है, आईपी में आना क्या पिलाएंगे, टी पिलाएंगे। अब इसको क्या करिए, आप एक बॉक्स में इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक होगी आपके लिए। अब आपको याद करना है, ये 5 स्टेप जो होता है समसूत्री विभाजन का, ये पांचों स्टेप का नाम इसमें लिखा हुआ है। सिर्फ आपको जानना है कि ये नाम होता क्या है। देखिए ट्रिक पहले याद करिए। आईपी, आईपी मतलब होता है इंडियन पार्टी, इंडियन, और पी से हो गया पार्टी। ठीक है, पी से पार्टी। ठीक है, इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे। इतना आसान है कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे। ठीक है, इंडियन आई से हो गया इंटरफेस, पी से हो गया प्रोफेस, में से हो गया मेटाफेस, में से क्या हो गया मेटाफेस, और आना, आना से हो गया एनाफेस। ठीक है, एनाफेस, और लास्ट में हो गया टी, टी से हो गया टेलोफेस, और पिलाएंगे, पिलाएंगे साइलेंट। ठीक है, वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम ये पिलाएंगे शब्द को ऐड किए। ठीक है, तो यहां से आपको 5 स्टेप दिख रहा होगा। आई पी 2 हो गया, में 3 हो गया, आना 4 हो गया, और टी 5 हो गया। अभी पांचों का नाम हम लिखेंगे एक एक करके, और आप भी नोट करिए, नहीं तो हम साइड हट जाएंगे और आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अभी सभी का हम लोग नाम देखते हैं। ठीक है, तो एक का नाम तो आप जान गए इंटरफेस, दूसरा का नाम हो गया प्रोफेस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी का नेम लिखेंगे। आप क्या करिए, इसको जो है लिख लीजिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम मिटाएंगे, फिर हम पांचों का नाम लिखेंगे, जो जो स्टेप जो है समसूत्री विभाजन में शामिल होगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जो है पांचों स्टेप का नाम लिखने वाले हैं, जिस पांचों स्टेप के चलते जो है समसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा, और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पांचों स्टेप है क्या। तो पांचों स्टेप का नाम याद रखिए। पहला हो गया आपका इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस। दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो स्टेप्स है, प्रोफेस, प्रोफेस। ठीक है, दूसरा स्टेप्स हो जाएगा आपका प्रोफेस। तीसरा की हम बात करते हैं मेटाफेस, मेटाफेस। फोर्थ नंबर देखिए, इंडियन पार्टी में आना, एनाफेस। और लास्ट 5 नंबर टेलोफेज। ठीक है, ये 5 नाम आपको याद रखना है, और याद रखने का एक बेहतरीन तरीका हम बता ही दिए आपको किस प्रकार से इसको याद रखना है। इंडियन पार्टी में आना, टी पिलाएंगे, बस 3-4 बार इसको बोलना है और ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। इंडियन पार्टी में आना, क्या पिलाएंगे, टी पिलाएंगे। जैसे कि देखिए भारत में अगर कोई भी मेहमान आता है, किसी के घर में आता है, आप लोग के घर में आता होगा, तो आप अपने जो भी गेस्ट होते हैं उनसे पूछते होंगे टी लीजिएगा या कॉफी लीजिएगा। अमूमन देखा जाता है कि गांव के जितने भी परिवार होते हैं वहां पर चाय चलता है, कॉफी बहुत ही कम लोग, रेयर केस में आपको कॉफी देखने को मिलेगा। हमेशा देखिएगा चलिए चाय पीते हैं। ठीक है, दोस्त में देखिएगा, आप लोग भी दोस्त में देखते होंगे, सुनते होंगे, कभी भी अब बोलते हैं तो चलिए चाय पीते हैं, कभी नहीं बोलते चलो कॉफी पीते हैं, यानी हमेशा बोलते चलो चाय पीते हैं ना। तो भारत में जो है चाय बहुत ही प्रचलित हो गया है जब से ब्रिटिश लोग भारत में आए तब से। ठीक है, उससे पहले भारतीयों को चाय के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से हम लोग पीने लगे, क्योंकि हम लोग में आदत क्या है, हम लोग जो करते हैं वो मन से करते हैं और खूब करते हैं। ठीक है, हमको रोकने वाला कोई नहीं है हम लोगों को, इसलिए हम लोग जो भी करते हैं खूब करते हैं। चलिए, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये 5 नाम आपको तोता की तरह याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये पांचों फेज में होता क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस, इंटरफेस की बात करते हैं। जब कोशिका विभाजन स्टार्ट होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन जो होता है वो बहुकोशिकीय में होता है। बहुकोशिकीय जीव जितने भी होते हैं उन सभी में आपको देखने को मिलेगा समसूत्री विभाजन।
एक कोशिकीय जीव में आप लोग देख चुके हैं कि वहां पर असूत्री विभाजन देखने को मिलता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है वो, और यहाँ पर समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन जो होगा वो होगा बहुकोशिकीय जीवों में और यूकैरियोटिक कोशिकीय जीवों में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंटरफेज। इंटरफेज जो होता है, इंटरफेज इस अवस्था में डीएनए का जो है निर्माण स्टार्ट हो जाता है। डीएनए एवं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का निर्माण प्रारंभ होता है, का निर्माण। अब देखिए होता क्या है कि जब एक कोशिका से टूटकर दो कोशिका बनना शुरू होता है तो डीएनए क्या होगा, डीएनए का विभाजन यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। निर्माण के बदले हम जो है यहाँ पर विभाजन लिख देते हैं, विभाजन, आप लोग भी लिख लीजिए, विभाजन प्रारंभ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मनुष्य के लक्षण का जो है अपने संतान में ट्रांसफर करने की जिम्मेवारी जो है वो किसके पास है, तो डीएनए के पास है। ठीक है, यानी जो भी लक्षण होता है माता पिता का, उस लक्षण को बच्चे में ट्रांसफर करने का जो काम है वो डीएनए के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले जब कोशिका विभाजन होता है और कोशिका विभाजन में जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन की इंटरफेज अवस्था में जो है दो काम होता है। डीएनए जो है वो टूटना शुरू होता है, यानी डीएनए जो है यहाँ से टूटेगा क्योंकि एक डीएनए टूटकर जो है दूसरा डीएनए बनेगा, यानी एक उसमें जाएगा, एक उसमें जाएगा और एक इधर रहेगा। यानी डीएनए जो है यहाँ पर जो है अब तीन हो जाएगा, एक से बनकर तीन। एक तो माता पिता के पास रहेगा ही रहेगा और दो जो है डॉटर सेल, क्योंकि ये जो समसूत्री विभाजन है इसमें एक कोशिका जो है, एक कोशिका दो कोशिका में बनने वाला है। ये आपको हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद। एक कोशिका जो है टूटकर कितने कोशिका में बनता है, दो कोशिका में। इससे पहले भी आप अर्धसूत्री सॉरी इससे पहले भी आप जो है असूत्री विभाजन देखे होंगे, तो उसमें भी हम बताए हैं कि एक कोशिका टूटकर जो है दो कोशिका में बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था जो होती है ये सबसे बड़ी अवस्था होती है। प्रोफेज जो होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, ये याद रखना है आपको, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो होती है समसूत्री विभाजन की, या आगे हम अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज होती है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन ही बार बार पूछा जाता है कि समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो याद रखना है आपको प्रोफेज अवस्था जो होती है सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी अगर पूछेगा आपसे तो ये हो जाएगा एनाफेज, सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी अवस्था आपसे पूछेगा तो हो जाएगा एनाफेज और सबसे बड़ी अवस्था हो जाएगा प्रोफेज। इस अवस्था में केंद्रक, केंद्रक का विभाजन जो है प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। जो दूसरी अवस्था है जिसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं, प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, केंद्रक। अब आपको पता है केंद्रक के बारे में, केंद्रक जो है कोशिका का ब्रेन यानी कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। कोशिका का कंट्रोल सेंटर, पूरी कोशिका को कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, तो इसी केंद्रक के द्वारा किया जाता है। और केंद्रक का विभाजन कहां पर प्रारंभ हो जाता है, तो जो ये प्रोफेज अवस्था है, क्योंकि देखिए ब्रेन जो होता है, ब्रेन को सही तरीके से बनाया जाता है। एक भी नस इधर उधर हुआ वो आदमी जिंदगी भर पगला हो जाएगा। ठीक है, तो गांव में कहावत भी है कि इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब है इसका कोई स्क्रू जो है ढीला है, कोई नट बोल्ट जो है वो ढीला है, इसका सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए केंद्रक यहाँ पर विभाजन हो रहा है और बारीकी से केंद्रक का विभाजन होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से केंद्रक का विभाजन होता है। क्योंकि कोशिका एक से दो होने जा रहा है और केंद्रक ही सही से विभाजित नहीं होगा तो उसका कंट्रोल कौन करेगा, सही से कंट्रोल नहीं होगा तो फिर वो कोशिका सही से काम नहीं करेगा। इसलिए प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है और इसमें केंद्रक का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज। ये मेटाफेज जो होता है, मेटाफेज में इस अवस्था में कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली होती है, हम जंतु कोशिका की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पहले आपको बता दिए हैं पादप कोशिका का विभाजन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा होता भी है तो उसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जिस प्रकार से जीव में जो जीव होता है उसमें जो है सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, कोशिका विभाजन उसी के कारण जो है अधिक तेजी से होता है। ऐसा कोई कोशिकांग जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। वहां पर जो है सेल प्लेट के द्वारा कुछ कोशिका का जो है डिवीजन होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बहुत लंबा समय लग जाता है कोशिका विभाजन होने में पौधा में। ठीक है, पेड़ पौधा में। लेकिन मनुष्य की जब हम बात करते हैं तो एक कोशिका का विभाजन
करने में मनुष्य में जो है समय जो लगता है लगभग जो है 1 दिन का समय यानी 24 घंटा का समय लगता है एक कोशिका का विभाजन होने में। इसलिए आप लोग देखते होंगे कहीं पर कट उठ जाता है ना, घाव जो होता है, तो आप लोग देखते हैं कम से कम 4 दिन 5 दिन लगता है उस घाव को थोड़ा-थोड़ा भरने में और सही होने में। क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिका का वहाँ पर जो है विभाजित होता है, नया कोशिका बनता है और घाव जो है धीरे-धीरे आपका जो है वो भर जाता है। ठीक है? चलिए, तो मेटाफेज में क्या होता है? कोशिका झिल्ली समाप्त हो जाता है। कोशिका कोशिका झिल्ली समाप्त हो जाता है। ठीक है? कोशिका झिल्ली जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब कोशिका झिल्ली समाप्त हुआ, अब जो है कोशिका का विभाजन जो है वो अधिक तेजी से होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोशिका को बांध कर कौन रखा हुआ था? कोशिका झिल्ली रखा हुआ था। अब कोशिका झिल्ली ब्रेक हो जाएगा, अब ब्रेक हो जाएगा उसके बाद जो है मेटाफेज अवस्था जो है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से कोशिका झिल्ली खत्म। अब जो है कोशिका का विभाजन जो है अधिक तेजी से होने लगेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज जो अवस्था होती है ये सबसे छोटी अवस्था होती है। एनाफेज जो होती है ये सबसे छोटी अवस्था होती है और इसमें डीएनए और क्रोमोसोम पूर्ण रूप से जो है विभाजित हो जाता है। ठीक है? यहाँ पर प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? विभाजित। डीएनए क्रोमोसोम क्रोमोसोम ठीक है? डीएनए और क्रोमोसोम जो है फाइनली पूर्ण रूप से जो है विभाजित हो जाती है इस अवस्था में और यह अवस्था जो होती है सबसे छोटी अवस्था होती है। अब हम लास्ट में बात करेंगे टेलोफेज। टेलोफेज में जितना भी कोशिकांग कोशिका के अंदर होता है वो पूर्ण रूप से परिपक्व होकर जो है दो भागों में टूट चुकी होती है। यानी एक मादा एक मदर सेल से जो है जब दो डॉटर सेल का निर्माण होता है तो एक केंद्रक इसके पास है तो एक केंद्रक उसके पास भी होगा, एक केंद्रक उसके पास भी होगा, यानी तीनों के पास एक एक केंद्रक होगा। उसके बाद डीएनए सभी में होगा, आरएनए सभी में होगा। जितने भी कोशिकांग हैं वो पूर्ण रूप से एकदम पूरी तरीके से जो है सब में होगा, तीनों में होगा बराबर बराबर। ठीक है? यानी गुणसूत्र की संख्या भी तीनों में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है? यानी सब कुछ जो है तीनों में बराबर हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि कौन डॉटर सेल है कौन मदर सेल है। यानी तीनों जो है एकदम बराबर देखने को मिलता है हमको। ठीक है? तो ये किस अवस्था में होता है? टेलोफेज में सभी सभी कोशिकांग सभी कोशिकांग का निर्माण पूर्ण हो जाता है इसमें। ठीक है? जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी का निर्माण जो है फाइनली जाकर पूर्ण रूप से बन जाता है। ये किस अवस्था में? टेलोफेज अवस्था में। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका विभाजन का जो दूसरा तरीका है जिसको हम लोग समसूत्री विभाजन यानी मिटोसिस कहते हैं, इसमें जो है पूरी तरीके से कोशिका का विभाजन होता है। एक कोशिका टूटकर दो कोशिका में बन जाता है। मदर सेल टूटता है तो दो डॉटर सेल का निर्माण होता है। ठीक है? चलिए अब इसको क्या करिए आप या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नहीं तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब इसको आप नोट करिए, तब तक हम जो है इसको फिर इरेज करेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे। अब दूसरा आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें भी 5 अवस्था होता है। जिस प्रकार से अभी हम लोग जो है समसूत्री विभाजन पढ़े हैं उसी प्रकार से जो है अभी हमको जो है अर्धसूत्री विभाजन भी पढ़ना है। लेकिन मुख्य अंतर दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोग जो है इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए और याद कराने का जो है जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। याद हम तो आपको इतना आसानी से करा देंगे कि आप भूल नहीं सकते। ठीक है? यानी चाहकर भी आप भूल नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है आपको इतना आसान तरीका से हम पढ़ाएंगे कि आपको जो है ये चीज जो है बहुत ही आसान लगेगा। जैसे देखिए 5 अवस्था, इंडियन पार्टी में आना टी पिलाएंगे। इतना आसान तरीका से बताए हैं कि कभी आप सपना में भी नहीं भूल सकते। इंडियन पार्टी में आना टी पिलाएंगे। इंटरफेस देखिए इंडियन से आई से याद रखिए इंटरफेस, पीस हो गया पार्टी, पार्टी में हो गया प्रोफेस। ठीक है? इंडियन से याद रखिएगा इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। यानी पूरी तरीके से आपको याद हो गया। चलिए दूसरा आप लोग हेडिंग दे दीजिए। तीसरा आप लोग हेडिंग दे दीजिए अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन जो होता है इसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस। अब ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि अभी हम पढ़े थे समसूत्री विभाजन केवल कायिक कोशिका में होता था, तो उसमें क्या था? जनन कोशिका में वो विभाजन नहीं होता था। लेकिन जो अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री ये केवल जनन कोशिका में होगा।
याद रखिएगा, ये केवल किस में होगा, जनन कोशिका में। ठीक है, जितने भी जीव हैं और उनमें जो भी जनन कोशिकाएं हैं, उनमें अगर विभाजन होगा वो किस विधि के द्वारा होगा, तो यही विधि उसमें कार्य करेगी, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब अर्धसूत्री विभाजन भी जो होता है वो 5 अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है, आप पांचों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट हम पांचों अवस्था लिखे, सेम अवस्था इसमें भी होता है, लेकिन दोनों का जो है पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है, सबसे छोटी अवस्था कौन सी है। तो सबसे बड़ी लिखिएगा, सबसे सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज, सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज, और सबसे छोटी अवस्था एनाफेज, एनाफेज। ठीक है, तो ये दो अवस्था आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो है केवल जनन कोशिका में आपको देखने को मिलता है, और इसकी जो सबसे बड़ी अवस्था होती है वो प्रोफेज अवस्था होती है, और सबसे छोटी अवस्था जो होती है वो एनाफेज अवस्था होती है। इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया कि कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। कौन कौन, तो याद रखिएगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये तीनों प्रकार से आप लोग देख लिए। अब क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइए मनुष्य में जो कोशिका विभाजन होता है वो तीनों में से किन किन प्रक्रिया के द्वारा होता है। आप लोग आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो अपने मुंह से बोलिए। ईयरफोन अगर लगा कर आप देख रहे हैं तो आप अपने मन से जो है बोलने की कोशिश करिए कि मनुष्य में कोशिका विभाजन इन तीनों में से कौन प्रक्रिया के द्वारा होगा। ठीक है, अगर आप लोग बोल चुके हैं तो मेरा आंसर सुनिए, इन तीनों में से 2 प्रक्रिया के द्वारा जो है मनुष्य में कोशिका विभाजन होगा। कौन कौन, तो दूसरा और तीसरा, जो दूसरा और तीसरा है वो दोनों के द्वारा होता है, क्योंकि मनुष्य में जो है जनन कोशिका भी पाया जाता है, और जनन कोशिका के अलावा और भी सारी कोशिकाएं पाई जाती है। इसलिए समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन दोनों तरीका से जो है कोशिका का विभाजन मनुष्य के शरीर में होता है। और मनुष्य के शरीर के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं, जो बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं, उनके शरीर में भी ये 2 प्रकार से जो है कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कौन कौन में, अर्धसूत्री विभाजन में और समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या था, एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनता था, यानी एक से 2 कोशिका बनता था टूटकर। लेकिन इसमें क्या होगा, एक से जो है ना 4 कोशिका बनेगा। एक से कितना, एक से जो है 4 कोशिका बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका है, एक कोशिका है, इससे जो है 4 कोशिका बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका के टूटने से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, तो 4 कोशिका का निर्माण होता है, एक के टूटने से 4। ठीक है, यानी एक जो मदर सेल होगा उससे जो है 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा। याद रखिएगा, यहां पर लिख देते हैं, एक मदर सेल से, मदर सेल से 4 डॉटर सेल, 4 जो है आपको डॉटर सेल देखने को मिलता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, गुणसूत्र की संख्या जो होता है, याद करिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन, वो दोनों में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो है दोनों में बराबर रहता है, मदर सेल में भी और डॉटर सेल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, यानी मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या जितना है उससे आधा हो जाता है किसमें, डॉटर सेल में। तो यहां पर एक पॉइंट और नोट करिएगा, क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है घटकर कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, कितना है, 46 क्रोमोसोम है। अब इसका जो 4 जो डॉटर सेल होगा, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। अब इन सभी में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए
अर्धसूत्री विभाजन से किसी कोशिका का विभाजन हुआ, ठीक है, और मदर सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो बताइए एक डॉटर सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, आंसर करिए। तो आंसर हो जाएगा 23, यानी आधा हो जाएगा 23। 23 यहां पर हो जाएगा, 23 यहां, 23 यहां, 23 यहां, ठीक है। जितने भी डॉटर सेल होगा, जितने भी डॉटर सेल होगा, उसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जितना भी पढ़ाया गया आपको, आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। एक लास्ट क्लास आएगा जिसमें हम लोग क्रोमोसोम के बारे में चर्चा कर लेंगे, और क्रोमोसोम से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होता है शरीर में, जिसको हम लोग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, तो सिंड्रोम की चर्चा कर लेंगे कि मनुष्य में जो है कौन कौन सिंड्रोम देखने को मिलता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से जो है आज जो है 5वां क्लास है कोशिका का, और इसके बाद लास्ट एक और कोशिका का मतलब एक क्लास चलेगा और लास्ट होगा, उसमें जो है पूरी तरीके से जो हम कोशिका को कवर कर चुके होंगे। और आप लोग को भी उम्मीद ऐसा हम करते हैं कि आप लोग को भी पूरी तरीके से कोशिका चैप्टर समझ में आ गया होगा। देखिए, हम आपको बताए थे कि हम साइंस जो है जल्दी से हम कवर करना चाहते हैं, तो बायोलॉजी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि फिजिक्स का भी एक चैप्टर जो है आप लोगों के बीच लाया जाए, और फिजिक्स में भी देखेंगे कि यूनिट और डायमेंशन से स्टार्ट करें। जिस प्रकार से हम स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी का, कोशिका, उसी प्रकार से हम फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। और जल्दी से एक चैप्टर, देखिए एक चैप्टर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक चैप्टर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। यानी पैरेलल जो है दोनों जो है चलता रहेगा, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो साइंस का जो डर है, जो साइंस का डर है, और जैसा कि डिमांड भी है अभी, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आने वाली है और टेक्निकल पोस्ट के लिए आने वाली है, तो उसमें आपको साइंस की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं साइंस आपको जल्दी से जल्दी कवर करवाया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को जो है ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके इससे। और सभी को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा जो अभी जीएस परिवार है वो अधिक से अधिक बड़ा हो सके, ताकि हमको जो है मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे पास जो है इतने बच्चे जो है पढ़ते हैं, और इतना बड़ा मेरा वो परिवार है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज आपको कहना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई जो होता है ना, वो बहुत ही शांत दिमाग से होता है, तो जितना आप जो है अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए, उतना ही आपको फायदा होगा, और फोकस करके आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी जो है आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़ा करिए, तो भी जो है आराम से सुलझ लीजिए, उसको जल्दी से जल्दी निपटारा कर लीजिए, ताकि जो है आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और अपने ऐसा मतलब अपने आसपास के लोगों से ऐसा व्यवहार बनाइए, ताकि जो है आपको जो है थोड़ा सा सपोर्ट करे, ठीक है। जैसा कि अभी देखिए एक मूवी आई है 12th फेल, सभी स्टूडेंट्स से हम अपील करते हैं कि 12th फेल मूवी जरूर देखें। उससे क्या होगा, अंदर में एक मोटिवेशन पैदा होगा कि कितना भी कठिनाई आता है, लेकिन अपनी मंजिल को लोग जो है भूलना नहीं चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो जरूर ही जरूर देखना चाहिए 12th फेल मूवी, और हम भी देखे हैं, इसलिए जो है आप लोगों को भी हम लोग बोलते हैं कि आप लोग भी देखिए। मूवी हम जल्दी देखने के लिए बोलते भी नहीं है, लेकिन जो मूवी आप लोगों के लिए अच्छा लगता है उसको हम जरूर कहते हैं कि आप लोग देखिए, और उससे कुछ सीखिए, और अपने जीवन में उसको कुछ ढालिए, ठीक है। तो अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए, ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।